हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का बुक है उसका यहाँ पे जो फोर्थ वाला चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसका जो एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, वो यहाँ पे लेके आ गए हैं। और ये बहुत ही लंबा एक्सरसाइज है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे और जो क्वेश्चन है हम लोग इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, और सारे के सारे जो आंसर है वो बहुत प्रॉपर तरीके से किए गए हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो एमसीक्यू टाइप में अगर आप देखो तो हमने जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ब्लू कलर दिया है, और यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर है वो येलो कलर में हमने इंडिकेट किए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर तरीके से यहाँ पे दिख जाए। ओके, तो पहला यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन, दूसरे का यहाँ पे आप थर्ड वाला ऑप्शन, तो अगर तीसरे का क्वेश्चन है तो तीसरे का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आपका सेकंड वाला ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन का आपका थर्ड वाला ऑप्शन, और सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेवेंथ क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, एट क्वेश्चन का यहाँ पे आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, और नाइन्थ क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट वाला एमसीक्यू है उसका थर्ड वाला ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है और आंसर है हमने प्रोवाइड किए हैं, और बहुत प्रॉपर तरीके से हमने उसको हाईलाइट किए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें और क्वेश्चन का आंसर आप लिखें। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो जिसमें आपको कहा है कि आंसर इन फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस। तो ये क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप इनको वर्ड्स में भी अगर डिस्क्राइब करते हो, यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को, पूरे आंसर को डिस्क्राइब करता है, तो उससे भी आप आंसर को लिख सकते हो। तो ये इसमें आपको कोई गलती यहाँ पे नहीं होगी, और आपको जो मार्क्स है वो पूरे मिलेंगे, क्योंकि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको एक मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप उस तरीके से जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा है कि आपको कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन द एग्जांपल ऑफ गैस इज वैक्यूम। ओके, तो अगर गैस अगर आपका वैक्यूम में है तो वहां पे आपका किसी तरीके का जो वर्क डन है वो नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सही बात, यहाँ पे बहुत ही सही सेंटेंस आपको लिखा है। ओके, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या थर्मोडाइनमिक्स का, कि अगर आप किसी भी एनर्जी को जो अगर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, सपोज अगर आपके पास कोई एनर्जी है, जैसे अगर हम लोग कहें कि आपके पास एक चुंबक है, ओके, यानी एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अंदर आपका क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अगर आप उस चुंबक को अगर आप तोड़ भी देते हो, कितने भी टुकड़ों में आप तोड़ भी देते हो, तो उसके अंदर जो एक मैग्नेटिक पावर है वो खत्म नहीं होती है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक, जो किसी भी एनर्जी को, किसी भी पावर को हम लोग ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ओके, यही है कि हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। यानी अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, ओके, जो सब्सटेंस क्या है आपका सॉलिड फेज में है, लेकिन अगर आपको उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपका क्या काम आता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा रीचिंग पॉइंट होता है जहां पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर को ही हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, कि जो आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ओके, इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग कॉमनली कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर डेल्टा एज इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है, ओके, दो हाइड्रोजन दिए हैं, ओके, यहाँ पे भी आपको दो हाइड्रोजन है, 2s2h2 एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे आपको 2s2 दिया है, जिसमें आप देखोगे कि आपको पूछा है कि इसके अंदर जो डेल्टा एस है क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। अगर आप देखो कि 2H से H2 ही बन रहा है, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके, नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका डेल्टा एस है वो क्या होगा, आपका सेम रहेगा, उसके अंदर आपको जीरो देखने के लिए मिलेगा, कोई भी यहाँ पे आपको डेल्टा एस में जो डिफ्लेक्शन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। ओके,
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जिसमें आपको पूछा है कि स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी थर्मोडायनेमिक लॉ की बात करते हो तो जो थर्मोडायनेमिक लॉ होता है आइसोलेटेड सिस्टम विल आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ओवर द टाइम। जो भी आपका एंट्रोपी होता है वो टाइम के पीरियड के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ये जो टाइम होता है वो ले सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका अगर हम लोग एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पे आपका एंट्रोपी है, ओके, और यहाँ पे आपका टाइम दिया है, तो इस तरीके से क्या होता है, ग्राफ ऊपर जाता है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो आपका एंट्रोपी है वो बढ़ता है और आपको एक लास्ट में जाके क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा एच, हाउ विल यू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, तो अगर आपको एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है डेल्टा एच बाई टी। तो डेल्टा एच क्या है, आपका एंट्रोपी है, और टी क्या है, कितना टाइम आपको लगा है वो। ओके, तो डेल्टा एच क्या है, आपका एंथैल्पी चेंज है। ओके, और टी क्या है, आपका कितना टेम्परेचर इन केल्विन है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं और उस हिसाब से आप जो एंट्रोपी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें आपको पूछा है कि कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन फॉर विच द डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड द डेल्टा एस इज नेगेटिव। ओके, तो इस चीज में अगर आप किसी रिएक्शन की अगर आप स्पॉन्टेनिटी देखते हो जिसमें आपका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ओके, डेल्टा एच यानी आपका एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या है, आपका नेगेटिव है। ओके, तो इस चीज में क्या होगा कि आपका जो इंक्रीज होगा जो सिस्टम एनर्जी है, ओके, और जो आपका सिस्टम डिसऑर्डर है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है आंसर इन ब्रीफ। यानी ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी इसमें डेरिवेशन आ सकते हैं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो इसमें कुछ आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसके अंदर पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द जी जीरो ऑफ द रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो इसका आपको जो डेल्टा जी नॉट है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जो आंसर है हमने प्रोवाइड किया है। ओके, और सारे प्रॉपर तरीके से हमने हर एक स्टेप को लिखा है, तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है एक आंसर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है सेकंड वाला कि व्हाट इज एंट्रोपी, गिव इट्स यूनिट। ओके, तो आपको कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और साथ में उसका जो यूनिट है वो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के तौर पे। और ऐसे सब क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप उस हिसाब से जो आंसर है आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसे आ सकता है, जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछा है एंट्रोपी का और साथ में यहाँ पे उसका यूनिट पूछा है। तो यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं जूल पर केल्विन और यहाँ पे किलो जूल पर केल्विन। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, मार्क्स के हिसाब से आपको जो आंसर है वो फॉर्म करना होता है। ओके, उसके बाद अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आपको पूछा है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर डाटा ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी दिया है और उससे आपको रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का उसको यहाँ पे आपको दिया है। ओके, ये आंसर आपको कंप्लीट पूरी तरीके से दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, गिव एन एग्जांपल। अगर आप किसी चीज को जलाते हो, किसी चीज का अगर आप कंबशन करते हो तो उस चीज का स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगा आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक जो पूरा एक प्रॉपर आंसर है वो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको ऑटोमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी पूछा है। ओके, एंथैल्पी क्या होता है ऑटोमाइजेशन का, उसके बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो आंसर है वो हमने लिखा है वो, और ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है सॉल्यूशन और आंसर यहाँ पे आपको दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसमें आपको क्या पूछा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन।
यानी एक केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से वर्क डन होता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक जो कह सकते हैं एक जो एक थ्योरम होता है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो उसका सेकंड पार्ट है, यानी यहाँ तक आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो आप उस चीज को ध्यान से रखें। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पीवी वर्क। ओके, यहाँ पे पीवी वर्क का आपको क्या पूछा है, एक्सप्रेशन पूछा है, जिसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम का क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और दोनों के बीच में एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फाइंड किया है विद द प्रॉपर वैलिड पॉइंट। तो आप इसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं और आप इस चीज को अपने खुद से याद कर सकते हैं। ओके, फॉर फॉर फर्दर जो भी आपका प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे आपका पूरा आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप क्या पूछा है कि व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन व्हाई द डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर जो आपका सब्सटेंस होता है या फिर अमाउंट होता है, उसका साइज होता है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जिसके अंदर हम लोग उसकी आइडेंटिटी को फाइंड करते हैं। ओके, उसके क्वालिटी को फाइंड करते हैं, उसके साइज को हम लोग फाइंड करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के तौर पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें जिसमें आपको क्या पूछा है कि हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन द 12 ग्राम ऑफ CO2 रिएक्ट विद द NO2। ओके, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि अगर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो NO2 से रिएक्ट करता है, ओके, तो इसके अंदर कितना आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओके, तो यहाँ पे आप हम लोग लिख देते हैं ये 12 ग्राम है। ओके, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द NO2 और इसके अंदर कितना हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, वो आपको बताना है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है जिसके अंदर आपको कुछ गिवन भी दिए हैं, जैसे आपका 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे दिया है, प्लस आपका 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको दिया है, प्लस यहाँ पे आपको 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, प्लस N2 दिया है गैस के रूप में। और यहाँ पे आपको डेल्टा आर की वैल्यू दी है और डेल्टा नॉट की वैल्यू दी है, जिसमें आपको माइनस 1200 केजी और किलो जूल यहाँ पे आपको दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत से जो गिवन पॉइंट है वो आपको दिए हैं, उस हिसाब से आपको फाइंड करना है कि हाउ मच हीट इज इवॉल्व। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको -514.56 किलो जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व व्हेन द 12 ग्राम ऑफ CO2 रिएक्ट विद द NO2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप उस हिसाब से जो आंसर है आप प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेरिवेशन आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें आती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या पूछा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, यानी आपको डेल्टा मैक्स के बारे में यहाँ पे बताना है। ओके, सॉरी, मैक्सिमम वर्क यानी डब्ल्यू मैक्स के बारे में, डेल्टा मैक्स यानी वेवलेंथ हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उस चीज के लिए आई एम सॉरी। यहाँ पे आपको डब्ल्यू मैक्स के बारे में यहाँ पे पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे दिखाना है। ओके, यहाँ पे अभी सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द गैस फेज रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको गैस फेज का पूरा जो कंप्लीट रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको दिया है, ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको जो डेल्टा एच है और डेल्टा यू है उसका आपको जो रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि स्टेट हेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट सबमिशन इलुस्ट्रेट विद द एग्जांपल, स्टेट द एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे आपको हेस लॉ को क्या करना है और उसका कांस्टेंट हीट स्टिमुलेशन और क्या बोलना है, सुमेटेशन। ओके, उसका आप क्या करना है, एग्जांपल के साथ इलुस्ट्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा जो हमने हेस लॉ है उसको यहाँ पे डिराइव किया है। ओके, और इसके ऊपर हैश लॉ के ऊपर जो पूरा आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका फोर्थ वाला है, ऑल्दो डेल्टा एस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द डेल्टा H2 एंड द O2 इज -327 जूल पर केल्विन। ओके, इट इज द स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन द गिवन
डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज -572 किलो जूल। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है और उस हिसाब से आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे जो अगर ये है, अगर क्या बोलते हैं डेल्टा एस है, डेल्टा एस के अगर फॉर्मेशन हो रही है 2 मोल्स में तो उस किस तरीके से हो रही है वही सारी चीजें यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड द डेल्टा एस, टोटल कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको दो डेल्टा एस है, ओके, और डेल्टा एस यहाँ पे जी है, उसका यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो उस तरीके से आपको जो आंसर है वो लिखना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे सिक्स्थ वाला, जिसमें आपको क्या पूछा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ओके, यानी पी डेल्टा वी, ओके, गैस इज कंप्रेस फ्रॉम द 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10⁵ ओके, ये आपका क्या है 10⁵ पास्कल है। द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36.0 जूल, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आंसर आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करके आपको जो पूरा आंसर है वो आपको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क यानी डब्ल्यू मैक्स व्हेन द 24 ग्राम ऑफ O2 are expended isothermally and the reversibly from the pressure of 1.6 bar to the 1 bar at the 298 Kelvin। आंसर ओके, यहाँ पे आपको आंसर भी दिया है -873.4 जूल। उस हिसाब से आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो करना है और यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे जो वर्क है डब्ल्यू मैक्स वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि आपको क्या पूछा है, ये भी यहाँ पे आपका एक तरह से न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिपोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 एट द 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आपको पूछा है कि NH4NO3 N2 it gives the 2H2O, state whether the work is done on the system or by the system। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या वर्क डन इन द सिस्टम हुआ है या फिर और बाय द सिस्टम हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, यहाँ पे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जिसमें आपको Fe2O3 प्लस आपका 3CO इट गिव्स द 2Fe, ओके, प्लस आपका यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ना तो ये रिएक्शन के बीच में एक एरो है, तो आप उस चीज को नेग्लेक्ट मत करो कि इसके अंदर नहीं आया है। अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वो दिखेगा। ओके, प्लस आपका 3CO2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डेल्टा एफ एच नॉट Fe2O3 इज इक्वल टू -824 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एफ इज इक्वल टू एच नॉट CO इज इक्वल टू -110 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एफ एच नॉट CO2 इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल। आंसर यहाँ पे आपको दिया है 25 किलो जूल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको जो रिएक्शन है वो दिया है, साथ में आपको जो गिवन है वो भी यहाँ पे सारी चीजें आपको दी है और उस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है आपको दिया गया है। आप ये आंसर के साथ पूरा जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि फॉर अ सर्टन रिएक्शन, जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया है जिसमें आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी है आपको 219 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी है आपको -21 जूल पर केल्विन, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको सिर्फ बताना है कि रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, बस इतना ही आपको करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। ओके, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है आपका स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट आपको जो एक रिएक्शन है वो आपको दिया है, इस रिएक्शन के बेस पे ही आपको बताना है कि ये जो आपका रिएक्शन है फॉलोइंग वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट द डेल्टा यू, यहाँ पे आपको क्या करना है डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया है। ओके, फॉर द रिएक्शन
जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया है, यहाँ पे आपका एरो आएगा। ओके, डेल्टा एच की वे वैल्यू यहाँ पे दी है आपको, और यहाँ पे हाउ मच पीवी वर्क इज, यानी प्रेशर और वॉल्यूम कितना वर्क करेगा उसका यहाँ पे जो आंसर है आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ NH3, यानी अगर अमोनिया का हम लोग सिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर कितना वर्क डन होता है वो आपको फाइंड करना है। विच वॉल्यूम चेंज फ्रॉम द 8.0 dm क्यूब टू द 4.0 dm क्यूब एट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 43 बार। यहाँ पे आपको तो प्रेशर भी दिया है, ओके, पी की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिया है कितना है। ओके, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो, ओके, यहाँ पे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पूरा आंसर है वो आपको दिया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन पूछा है। ऑक्सीडेशन होता है अगर 1 मोल HCl का at the 200 degree Celsius according to the reaction, then 4HCl plus O2, it gives the 4Cl2 plus 2H2O decomposition of 1 mole of NO2 at the 300 degree Celsius for the reaction 2NO uh, 2NO N2। यहाँ पे आपका प्लस आपका यहाँ पे 2N2 gives is the N2 plus O2। आंसर यहाँ पे आपको दिया है ए का और यहाँ पे आपको बी का। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं और दोनों का आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, दोनों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, जिसमें आपको पूछा है कि when 6.0 gram of O2 react with the chlorine iodine fluoride as per the 2 chlorine फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से एरो आएगा 2 क्लोरीन के बाद प्लस फ्लोरीन, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा है रिएक्शन का। उस तरीके से यहाँ पे जो कंप्लीट आंसर है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपको सेम आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन पूछा है, जिसके अंदर आपको रिएक्शन दिया है और आपको यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो आपको दिए हैं। उस तरीके से आपको जो आंसर है आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक का जो आंसर है वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, सेम आपको यहाँ पे कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, जिसमें आपको रिएक्शन दिया है, आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड किया है, साथ में जो गिवन पॉइंट है, ओके, साथ में रिएक्शन है, सारी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की है, उसके हिसाब से आपको ये जो आंसर है आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द 180 ग्राम ऑफ आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी है। ओके, तो दो कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर आप 180 ग्राम ऑफ आइस को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हो, या फिर अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हो, या फिर अगर आप वो वेपराइज होता है, तो तीनों में आपका कितना टोटल हीट रिक्वायर होगा, कितना टोटल हीट लगेगा, वो चीज को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का जो आंसर है हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्या है, एंथैल्पी चेंज पूछा है, और इसके अंदर आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम, यानी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने के लिए क्या है, पीवी फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, और डब्ल्यू और डेल्टा, सॉरी, यहाँ पे आपको डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन यहाँ पे आपको बताने के लिए कहा है, और इस चीज का जो प्रॉपर आंसर है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जिसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट द वर्क डन एंड द कमेंट ऑन वेदर वर्क इज डन और बाय द सिस्टम फॉर द डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है या फिर बाय द सिस्टम हुआ है, वो दो चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, जो मोस्टली बहुत सारे आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक्टिविटी भी हर एक एक्सरसाइज में करवाई है, तो यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी करवाएंगे, और साथ में यहाँ पे भी एक्टिविटी का जो प्रॉपर एक आंसर है वो भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। जहाँ पे अगर आप देखोगे कि फॉलोइंग आर द सेम प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द नेचर, रिवर ओरिजिनेटेड इन द माउंटेन एंड फ्लो टुवर्ड द सी, आफ्टर प्रॉपर incubation of 21 day a chicken egg hatch and the baby chicken come out, list
out some more processes you come across in nature. Identify the process that are in the accordance with the second law of thermodynamics and those which are against it. Okay, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, दो एग्जांपल दिए हैं। पहला आपका रिवर का, कि रिवर हमेशा कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, माउंटेन से, जहाँ पे आपका आइसबर्ग होता है, आइस होता है, वहां से वो रिवर ओरिजिनेटेड होता है। और एंड कहाँ पे होता है, वो किसी न किसी सी में या किसी न किसी बड़े रिवर में उसका एंड होता है। ओके, और दूसरा क्या है, अगर आप किसी चिकन के एग को देखते हो, अगर आप उसको प्रॉपर इंक्यूबेशन करके रखो तो 21 डे में उसके अंदर से एक चिकन बेबी क्या होता है, कम निकलता है। तो वैसे ही बहुत सारे जो आपको नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही जो बेस करते हैं आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ओके, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। जैसे यहाँ पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन है, रेनफॉल है, इरोजन है, प्लांट ग्रोथ है, एनिमल डाइजेशन है, वेदरिंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये कुछ पॉइंट है जो हमने लिखे हैं। आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट के साथ जाना चाहते हो तो आप इस पॉइंट के साथ जा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको उस पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग हमें वीडियो का जो रिव्यू है वो भी आप कर सकते हो कि अगर कुछ गलती है या फिर हम लोग को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उस चीज में भी आप हमें हेल्प कर सकते हो और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है आपको स्टडी रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये जो पूरा वीडियो है वो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। और हमेशा की तरह हमारा यही कहना रहेगा कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।